हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान, ठीक है। पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और इसके समीकरण। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके समीकरण क्या होती है, ये बातें हमने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में किया था। क्या बातें थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किन्हीं दो चीज़ों में को हम आपस में मिलाएंगे, किन्हीं दो अलग अलग चीज़ों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें एक या अधिक नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। एक या अधिक नए पदार्थ क्या होंगे, मिलेंगे। इसी ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रक्रिया होगी, इसी को हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सर रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होते हैं ना, जो एक मिलाया जाता है और एक बनता है। एक चीज़ें तो जो मिलाई जाती है और एक दो चीज़ें जो बनती है। कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसे हमने अभिकारक और एक अभिकर्मक भी बोलते हैं। अभिकारक हो या अभिकर्मक हो एक ही बात है, अभिकारक हो या अभिकर्मक हो एक ही बात है। तो जो चीज़ हम मिलाते हैं मतलब रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ें हम लोग डालते हैं, मिलाते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने के लिए करते हैं, उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। और जो हमें मिलता है अभिक्रिया से, हमें जो मिलेगा उसे प्रोडक्ट बोलेंगे या हिंदी में बोले तो उत्पाद। वो हमने डेफिनेशन वाली बातें भी कर ली, आज हमारा बस रिवीजन देख रहे हैं। सर उसके बाद हमने अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम कैसे पहचानेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। इसमें क्या होगा, पहला अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है, कहीं भी ठोस द्रव कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा मिला और कुछ नया ही बन गया। जैसे द्रव में द्रव मिला गैस बन गया, द्रव में द्रव मिला तो ठोस बन गया, ठोस में ठोस मिला द्रव बन गया। इस तरह की जब अवस्थाएं परिवर्तित होगी, अवस्थाएं का परिवर्तन होगा, अवस्थाएं परिवर्तित होगी तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा पहचान क्या हो सकता है कि रंग परिवर्तन हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। कलर चेंजेस हमको देखने को मिल जाए, मतलब लाल कलर का मिला है कुछ और वहां हमको ग्रीन कलर का मिल गया। तो इस तरह का जो रंग परिवर्तन जब भी होगा वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। सर गंध परिवर्तन मिल जाए, गंध और गैस का उत्सर्जन, तो इस तरह की जो बातें होगी ना तो हम कहेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं, दुनिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो मात्र दो तरीके से हो सकते हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। सर एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो पहले के जैसा फिर से हो सकता है, जैसे कि ए से बी बना और बी से फिर ए बन सकता है, मतलब ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो पिछले में फिर से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, जिससे बना फिर उसी से बन गया। जैसे ए से बी बना और फिर हम बी से ए बन गया, यहाँ क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे ही ए से बी बन गया बी से ए नहीं बनेगा, मतलब वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। सर इसका मतलब ये होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ही दिशा में, ये इसका क्या है, ये एक ही दिशा में, ये दोनों दिशा में चलता है, ठीक है। ये एक ही दिशा में जा रहा है, पीछे वापस नहीं हो रहा है, ये देखो आगे भी जा सकता है पीछे भी, मतलब ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो सकती है, ये एक ही दिशा में हो सकती है। तो इसकी बातें हमें ज़्यादा और नहीं करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल बात किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, एक उदाहरण हमने देखा था कि एक गैस है और दूसरा गैस है, एक हाइड्रोजन गैस दूसरा ऑक्सीजन गैस, इसको मिलाए और क्या मिला, हमें जल की प्राप्ति हुई। हम देख रहे थे किस चीज का उदाहरण, सर ये रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें अवस्था परिवर्तन का उदाहरण हम लोग देख रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हम लोग कैसे दिखता है, हम लोगों को कैसे दिखता है, ठीक है। तो क्या है, एक गैस दूसरे गैस से मिला और द्रव मिला, एक गैस से मिला और द्रव की प्राप्ति हुई, द्रव हमें मिला, मतलब क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हमें मिला। और यहाँ पे हमारे कल के लेक्चर खत्म हो गया था, बस आगे के लेक्चर नंबर 2 की हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। रिवीजन आई होप ठीक ठाक हो गया होगा, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है सर, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्यों है और क्यों जरूरत पड़ी, फिर देखेंगे कि लिखना कैसे है और इसको संतुलित कैसे करना है, क्यों संतुलित करना है। चार चीजें हैं,
रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, इसको संतुलित क्यों करते हैं और संतुलित करने से हमें क्या फायदा मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है रासायनिक समीकरण से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक है उसकी बात हम लोग करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण ठीक है। तो रासायनिक समीकरण, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, हमने क्या लिया, उदाहरण लिया, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस वो मतलब था एंड, इसका मतलब क्या हुआ, एंड मतलब, और ऑक्सीजन गैस, हम पढ़ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, हमें क्या फायदा मिलता है कि रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखे। हम कोई भी काम तो फालतू का करेंगे नहीं, हाँ, हमारा ऐसा कुछ मोटिव थोड़ा होता है कि हम फालतू में है कुछ भी को हम करते रहे, ऐसा नहीं है। सब रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ गई रासायनिक समीकरण लिखने की। तो हम एक उदाहरण ले रहे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले ही देखा। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, आपस में क्रिया करता है, आपस में क्रिया करता है और एक नए पदार्थ बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है। एक नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। और नया पदार्थ क्या होता है, जिसे जल कहते हैं। सर हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखा, हमने क्या किया, एक रासायनिक अभिक्रिया को मैंने लिखा कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, वो आपस में क्रिया करता है, मतलब आपस में रिएक्शन करता है, और क्या होता है, एक नया पदार्थ बनाता है जिसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया को मैंने क्या किया, बता दिया। अब इसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को मैं बार बार लिखूं, कहीं भी हमारी जरूरत हो, और मैं इसे लैंग्वेज में, भाषा में लिखते जाऊं, तो हमारा टाइम का क्या होगा, बर्बादी, टाइम का हमारा नुकसान होगा। सर इतना टाइम किसको कि बार बार ऐसे लिखे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है ना H2, और क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से आपस में क्रिया करता है, मतलब ऑक्सीजन से क्या करता है, जुड़ता है, और हमें क्या मिलता है, और हमें क्या मिलता है, जल की प्राप्ति होती है, मतलब H2O मिलता है, हमें H2O मिलता है। मतलब सर रासायनिक समीकरण क्या हुआ, रासायनिक समीकरण क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिख देना, संकेतों में लिख देना, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख देना। सर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या देता है, जल देता है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। मतलब ये इतनी बड़ी जो अभिक्रिया हमने बताई, इतनी बड़ी जो रासायनिक अभिक्रिया बताई, इसको संक्षेप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्यों लिखे संक्षेप में, पहला बात रासायनिक समीकरण क्या होता है पता लग गया, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो हम अपना समय बचाने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या है, समय ही तो बच रहा है, सर इतना इतना लैंग्वेज कौन लिखे, इतनी भाषाएं में कौन लिखे, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, तो हम लोग संक्षेप में लिख देते हैं। और इससे भी ज्यादा संक्षेप ये है, सर ये भी रासायनिक समीकरण है, हाँ ये भी है, एक ही चीज लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग संकेत में लिख दिए, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ लिखे है। तो क्या डेफिनेशन होगी, तो रासायनिक समीकरण क्या हुआ, रासायनिक समीकरण क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया, संकेत में लिख दिया, तो उसे क्या बोले, ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक
अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो थी ना, ये लंबी चौड़ी अभिक्रिया थी, उसको हमने संक्षेप में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। उसको हमने संक्षेप बोले तो शॉर्ट में लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण होता है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। क्या सर कहीं से भी कुछ भी उठा के हम लोग लिख सकते हैं? क्या सर कहीं से भी स्टार्ट करें और कुछ भी लिख दें? कैसे कुछ इसके रूल्स भी होते हैं? सर रूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको मैं बता दूं कि ये रूल्स है। रूल्स आप लोग को पता है, बस मैं याद दिला दूं कि बस यही रूल्स है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के यही रूल्स है, बस बताते जाता हूँ। तो दूसरा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम। क्या टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में जब लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये जो है संक्षेप में लिखा हुआ चीजें हैं, यही तो है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। और क्या है केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, क्या कहीं से स्टार्ट करें कहीं से खत्म करें कुछ भी लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के भी क्या है, नियम है। लिखने के नियम, आप लोग नियम जानते हैं, बस याद दिलाना है कि ये नियम होता है, बस लल्लू लल्लू सर नियम है। कैसे सर, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को बस बताना है। रासायनिक समीकरण जैसे कैसे लिखते थे लोग, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते थे, सर ए है, इसमें कुछ बी मिला और हमें क्या मिला, सी और डी। सर ए और ए में हमने बी मिलाया, बी में ए मिलाया, मतलब ए और बी को हमने आपस में मिलाया और हमें दो अलग अलग पदार्थ मिले जिसका गुण इसके गुण से अलग है। सर उत्पाद का गुण अभिकारक के गुण से अलग होता है, उत्पाद का गुण अभिकारक के गुण से अलग होता है। तो ए और बी क्या है, ये अभिकारक है, इन दोनों को मिलाए और हमें उत्पाद मिला। तो नियम क्या है, नियम क्या है, नियम बस यही तो है, इस यही नियम है और कुछ ज्यादा नियम नहीं है। नियम है कि अभिकारक, ये दोनों क्या है, जिसे मिला है वो क्या है, अभिकारक है। ये क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो हमें मिलता है अभिक्रिया से, जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, उसे उत्पाद बोलते हैं। और यही नियम है, इसे बस हम लोग क्या करें, लिख दें, इसे हम लोग लिखें, यही नियम है। तो पहला नियम क्या है कि अभिकारक और अभिकारक ये दोनों ही अभिकारक है। सर और भी हो सकते हैं क्या, और दो से ज्यादा अभिकारक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर दोनों दो अभिकारक के बीच में क्या होता है, प्लस संकेत का यूज करते हैं। दो अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं लोग। रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दे तो रासायनिक समीकरण हो गया। तब वो पढ़ने के रासायनिक समीकरण को कैसे भी लिख दे, क्या इसके भी कुछ नियम है कि जो दो अभिकारक कम से कम मिलाना पड़ेगा तभी तो नया चीज मिलेगा। हाँ, दो अलग अलग अभिकारक मिलाना पड़ेगा तभी हमें क्या मिलेगा, कुछ नया चीज मिलेगा। मतलब दोनों अभिकारक जो मिलाएंगे ना, तो जब हम समीकरण लिखेंगे तो दोनों अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जो उत्पाद मिला,
अगर हमें एक से ज्यादा उत्पाद मिला, एक भी उत्पाद हो सकता है, बट अगर जब हमें एक से ज्यादा उत्पाद मिले तो उत्पादों के बीच क्या होगा, उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप लोग को समीकरण में दिख भी रहा होगा, प्रयोग करेंगे। आपके एनसीईआरटी के साइंस में जो भी है ना, हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर वाइज समझा रहा हूं, आप लोग बस देखते जाओ, बुक उठाओ, उसमें देखो कि एक एक टॉपिक कितनी बारीकी से समझाया जा रहा है। क्या है, दो अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह, दो उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह, और दोनों नियम को हमने क्या लिख दिया। तीसरा क्या है, तीसरा नियम क्या सर, अभिकारक ये है, उत्पाद ये है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, मतलब अभिकारक से उत्पाद की ओर क्या कर रहे हैं हम, एक तीर का चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब क्या करें, अभिकारक से उत्पाद की ओर क्या कर रहे हैं, तीर का। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बताओ क्या होगा, थोड़ा इसमें और हमें बताओ कि ये हमें समझ नहीं आया तीर चिन्ह का क्या मतलब है। हमें दिख तो रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अगर हल्का सा सोच लिए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैंने क्या लिखा कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या होगा, तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सर ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। सर अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमें तीर लगाना है ना सर, ऐसे लगा सकते हैं क्या, ऐसे हम तीर चिन्ह लगा सकते हैं क्या? मैं बोलूं कि बिल्कुल भी क्या है, गलत है। क्यों सर, कैसे लगाना तब? सर ये अगर गलत है तो बताओ ये कि लगाना कैसे है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का चिन्ह है ना, ये जो तीर का चिन्ह हमको लगाना है, तो ये अभिकारक से उत्पाद की ओर, अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद की ओर इसका उपयोग करना है, तीर के चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रयोग करना है। ये बातें समझ में आई? तो मतलब सर अभिकारक से उत्पाद की ओर, तो इस तरह से कुछ होगा, अभिकारक से उत्पाद की ओर। ये वाला सही है क्या? ये वाला क्या है, सही है क्या? बताओ आप लोग, ये वाला सही होगा? ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बट अभिकारक उत्पाद से अभिकारक की ओर बिल्कुल भी नहीं। तो किधर, अभिकारक से उत्पाद की ओर, मैंने यहाँ लिख दिया अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या पढ़ते थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी दो अलग अलग पदार्थ को मिलाए तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है, और इस प्रोसेस क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है सर, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख देना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम है, उसी को हम पढ़ रहे हैं कि नियम क्या है। तो पहला क्या, अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे, उत्पाद और उत्पाद के बीच में भी प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। सर अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पर उल्टा मत कर देना, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का चिन्ह देना। मतलब तीर के जो ये नोक होगी ना, नोक
इस तरफ उत्पाद होगा और तीर के पूंछ के तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा। यहाँ तक की बात, ये 3 नियम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, इसके अलावा भी कुछ नियम होते हैं क्या सर? क्या अभिक्रिया ऐसे ही होती है क्या? तो मैंने बोला हाँ होती तो ऐसे है, पर कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं जो होती है ना वो बहुत तेज होती है। कुछ अभिक्रियाएं, जैसे हमें अभिक्रिया को देखना है कि कैसे कैसे हो रही है, हमें क्या देखना है कि अभिक्रिया कैसे कैसे हो रही है। तो कुछ अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम उसके बारे में देख ही नहीं पाते हैं कि वो कैसे हो रहा है, उसका बीच वाला प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अभिक्रिया स्लो हो जाए और हम लोग अच्छा से उसके बारे में स्टडी कर पाए। हमको अभिक्रिया के बीच की अवस्थाएं का मतलब सर अभिक्रिया स्टार्ट हुआ और अभिक्रिया खत्म हुआ, उससे बीच में क्या क्या हुआ अभिक्रिया में, उसके बारे में स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बीच की अवस्था देखेंगे। पर कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो बहुत तेजी से हो जाती है। ठीक है, जैसे कैसे, पानी में सोडियम का टुकड़ा डालो, बूंद से आवाज आता है, फट जाता है, हाँ आग लगने लगती। आज का क्या चिंगारी आता है ना, तो वहाँ अभिक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि हम उनके बीच का रिएक्शन नहीं देख पाते हैं। बीच में क्या ऐसा हुआ जो फट गया, क्या ऐसा हुआ जो आग लग गया, उन चीजों को अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया को स्लो करते हैं। अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, स्लो करते हैं। ठीक है, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो हमको मान के कुछ चाहिए कल और अभिक्रिया लगाए उसमें 3 दिन लगेगा। अभिक्रिया हम लोग ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, पर अभिक्रिया इतनी स्लो है कि वो 3-4 दिन का समय लेगी। तो मतलब हमको तेजी करनी है, हमको अभिक्रिया को तेज करनी है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे हम क्या करेंगे, अभिक्रिया को तेज करेंगे। तो जब भी अभिक्रिया और को तेज करना हो या अभिक्रिया को स्लो करना हो, तेज क्यों करेंगे सर, हमको टाइम की बचत करना है। स्लो क्यों करेंगे स्लो, क्योंकि हमको क्या करना है, उसके बीच की अवस्थाएं का अध्ययन करना है। ठीक है, तो हम अभिक्रिया को तेज या स्लो करते हैं। कभी भी एक अभिक्रिया हो रही है A प्लस B, वही अभिक्रिया लेते हैं और हमें मिल रहा है C प्लस D। तो अभिक्रिया को तेज या स्लो करने के लिए क्या होता है, हाँ क्या होता है, एक पदार्थ मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्प्रेरक। सर ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या करता है, प्रेरणा देता है। सर की अभिक्रिया अगर स्लो करना हो तो स्लो के लिए प्रेरणा देता है, अगर फास्ट करना हो तो फास्ट के लिए प्रेरणा देता है। उत्प्रेरक क्या करता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को चाहे तो धीमा भी कर सकता है और या तेज कर सकता है। उत्प्रेरक के पास इतनी क्षमता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया को धीमा या तेज कर सकता है। सर यही नियम है क्या, ये नियम नहीं है इसके, मैं बता दूं उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को धीमा या तेज कर सकता है। सर धीमा क्यों करना है, क्योंकि वो कुछ अभिक्रियाएं तेजी से होती है, हमें धीमा करके कुछ उसकी अवस्थाएं, सर अभिक्रिया कैसे 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 हो रही है उसके बारे में पढ़ना है। सर तेज क्यों करना है, कुछ अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है, जिससे क्या करना है, हमको पता करना है कि लोहे पे जंग कैसे लगती है। तो लोहे पे जंग 1 दिन में लग जाती है क्या, ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो होती है, तो हमको इसके अध्ययन में बहुत ज्यादा टाइम की बर्बादी होती है। तो कुछ ऐसे कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक हम लोग अगर डाल दें, जब अभिक्रिया तेजी से हो जाए, उसको क्या करता है, उत्प्रेरक का काम क्या होगा, अभिक्रिया को धीमा भी कर सकता है और तेज भी कर सकता है। तो जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। दर क्या है सर, उसकी स्पीड, अभिक्रिया की स्पीड क्या है, ज्यादा या कम है। अगर ज्यादा है तो उसको कम करके पढ़ेंगे, अगर कम है ठीक है पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं। अगर हमको ज्यादा करना है तो कुछ उत्प्रेरक हम लोग ऐसा करके डाल देंगे। उत्प्रेरक का काम क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया को चाहे तो धीमा या तो तेज करेगा। क्लियर है। तो सर ये नियम नहीं है ना, नियम क्या है, जब तीर लिखेंगे ना तो उसके ऊपर या नीचे उत्प्रेरक लिखेंगे। तो चौथा नियम ये है, जो तीर लिखेंगे हम लोग, जो तीर होगा ना उसके नीचे या ऊपर क्या होगा, उत्प्रेरक लिखा जाएगा। यहाँ देखो जैसे तीर है ना,
तीर के नीचे या ऊपर क्या लिखा जाएगा? उत्प्रेरक। जैसे A प्लस B से क्या हुआ? C प्लस D मिला, तो चाहे तो ऊपर लिखो चाहे तो नीचे लिखो, उत्प्रेरक। ठीक है, अभिक्रिया के क्या होगा? एक अभिक्रिया हो रही है, उसकी समीकरण है, तो समीकरण में जो तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह क्या करता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर संकेत करता है, हाँ, दर्शाता है। इस इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर खींचते हैं। और उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक यहाँ लिख दिए हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? हाँ सर, ये रासायनिक समीकरण जो है ना, मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या करता है? दर को तेज या रासायनिक अभिक्रिया के दर जो है, जो उसकी स्पीड है, उसको तेज भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को धीमा या तेज कर सकता है। तो उत्प्रेरक चौथा नियम क्या हो गया? चौथा नियम क्या? पहला नियम क्या है कि दो कभी भी दो अभिकारक होगा तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम क्या है कि दो एक से ज्यादा उत्पाद हुआ तो उसके बीच में भी क्या? प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तीसरा नियम क्या है कि अभिकारक से उत्पाद की ओर, अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है कि तीर के चिन्ह जो है ना, उसके ऊपर या नीचे अभिकारक को लिखा और उत्प्रेरक को लिखा जाता है। चौथा नियम क्या है कि तीर चिन्ह के चिन्ह के चाहे तो ऊपर या नीचे, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर या नीचे क्या करेंगे? उत्प्रेरक को लिखेंगे, उत्प्रेरक को लिखेंगे। क्या सर सारी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई स्लो हो रही है, हमको फास्ट करना, तभी तो उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको फास्ट उसको करना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? वैसे छोड़ देंगे, अपना जब तक होगा होगा। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को लिखने के नियम। पहले से देखिए, थोड़ा सा रिवीजन पीछे कीजिए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। फिर मैंने क्या किया? एक रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे शब्दों में पहले लिखा, फिर उसको संक्षेप में लिख दिया, चाहे तो ऊपर वाला लिखो चाहे तो नीचे वाला लिखो, उसको क्या हो गया? हाँ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दिया। इसका क्या किए? संक्षेप में इसको लिख दिए। ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सर रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम भी तो होंगे, क्या कहीं से भी स्टार्ट करे कहीं से भी खत्म करे, अगर कुछ भी कर दे अगड़म बगड़म? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना क्या है? तो जो दो चीज हम मिलाएंगे उसे अभिकारक कहते हैं और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है सर, कुछ चीजें हमें मिलेगी, अभिक्रिया जब होगी तो कुछ ना कुछ नया तो बनेगा ना। और अगर एक से ज्यादा चीजें मिली तो मतलब उसको क्या बोलेंगे? जो भी चीज मिली उसे उत्पाद, और एक से ज्यादा अगर मिला तो उसको क्या करेंगे? दोनों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। सर अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे कि इस तरफ अभिकारक है इस तरफ उत्पाद है, मतलब इस तरफ से इस तरफ तीर का चिन्ह खींचेंगे। तीर का जो नोकीला भाग होगा ना, वो क्या? उत्पाद को दर्शाएगा, ठीक है, और पीछे का हिस्सा अभिकारक को दर्शाएगा। चौथा नियम क्या है कि तीर के ऊपर या नीचे हम उत्प्रेरक को लिखते हैं। सर उत्प्रेरक होता क्या है? तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को तेज या धीमा करता है। तेज क्यों करना है, धीमा क्यों करता है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सर आगे क्या करना है? और भी कुछ है क्या रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में? मैंने बोला हाँ, अभी और एक दो चीजें है। क्या है कि सर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना होता है। क्या है संतुलन, कैसे करना है, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों करना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना है। ठीक है, मान के चलिए हम क्या किए, पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए और हमें क्या मिला? H2O। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम लोग क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं? क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना है। एक नियम होता है, एक नियम क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इस नियम, ये नियम क्या बोलता है? ये हम लोग जो द्रव्यमान को है ना, द्रव्यमान मतलब हमारा जो वजन है, ना ही इसको बना सकते हैं और ना ही इसको मिटा सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब क्या होता है कि ना ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। नष्ट का मतलब मिटा सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है ये जो द्रव्यमान है, वजन है, ना ही इसको हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम कुछ बना सकते हो ऐसा द्रव्यमान वाला, ऐसा कुछ बना सकते हो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। सर हम ईंट बनते हुए देखें, सर ईंट किससे बनता है? मिट्टी से। हाँ, मिट्टी को पका के क्या करते हैं? ईंट बनाते हैं। तो मिट्टी तो पहले से ही था ना, आपने नया कुछ बनाया नहीं। सर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको सर पानी मिलता है। सर यहाँ भी तो कुछ मिला रहे हो, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब आप नया द्रव्यमान को नहीं बना सकते। तो द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते, ये बात क्लियर है। सर मिटा कैसे ले सकते हैं? इतना बड़ा कागज लिए, इतना सारा कागज लिए, उसको जला दिए, द्रव्यमान खत्म। 1 क्विंटल क्या लिए? कागज लिए, उसको क्या किए? जला दिए, द्रव्यमान खत्म। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। आपके राख बच गए, आपने उससे जो गैस निकला उसका भी कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और वो जो द्रव्यमान था ना, वो क्या हुआ? चेंज हो गया। जो इतना बड़ा कागज हम जलाए थे उसका अलग द्रव्यमान था, वो द्रव्यमान चेंज हो गया, कुछ राख में बदल गया, कुछ धुआं में बदल गया। कुछ द्रव्यमान, कुछ वजन राख में बदल गया, कुछ धुआं में बदल गया। मतलब ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। सर कागज को राख में और धुआं में बदल दिए। सर ये जो गैस है ना, इसको हम पानी में बदल दिए। सर गैस अवस्था में थी, द्रव अवस्था में ला दिए, तो मतलब इसका अवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हम इसको ना ही बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। कर क्या सकते हैं? इसे मतलब किसको? द्रव्यमान को, से मतलब इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित मतलब बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब द्रव्यमान कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या क्या बोलता है कि कोई भी जो मास है ना, द्रव्यमान, ना ही हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। बस हम कर क्या सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर है? मतलब ये जो दुनिया है, हमारी जो ब्रह्मांड है, इसका द्रव्यमान फिक्स है। हम आए, आप आए तो हमारा ऐसा नहीं कि द्रव्यमान बढ़ गया। इस दुनिया का द्रव्यमान फिक्स है, इस दुनिया का वजन फिक्स है। आपके रहने या हमारे रहने से ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई बोले ऐसा कि तुम इस पृथ्वी का बोझ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थे तो भी इतना वजन था, नहीं थे
तो भी इतना वजन था। पर पृथ्वी पे हो तो वजन बढ़ सकता है, ऐसा भी है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड का वजन फिक्स है, हमारा पृथ्वी का नहीं। ये बातें समझ में आ गई? हाँ, बातें समझ में आ रही? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है? कहीं भी कुछ भी होगा, परिवर्तन होगा, तो जितना चीज डाले हैं उतना ही चीज बनेगा। जितना चीज को 1 किलो आलू को हम काट काट देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए, तो सबको फिर नापोगे 1 किलो ही होगा। ठीक है, छोटे 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 टुकड़े को जोड़ दिए तो छोटे छोटे टुकड़ों का वजन जितना था तो बड़े टुकड़ों का वजन भी उतना ही होगा। मतलब कुछ से कुछ बनाओगे तो पहले वाला का वजन बाद वाले का वजन बराबर होगा। क्लियर है? मतलब सर यहाँ जो हम लोग अभिक्रिया लिख रहे हैं, ये जो समीकरण लिख रहे हैं, तो इन दोनों का वजन और इनका वजन क्या होना चाहिए? बराबर। क्यों? यही तो बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग बदल दिए, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिए। सर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, हमने क्या कर दिया? चल बना दिया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया। द्रव्यमान को हम लोग नहीं मिटा सकते, ना ही कम हो सकता है, ना ही ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या, रासायनिक समीकरण को हम लोग जो संतुलित करेंगे, मतलब इस तरफ भी जितना हाइड्रोजन है इस तरफ भी हो जाए, इस तरफ जितना ऑक्सीजन है इस तरफ भी हो जाए। अभी फिलहाल नहीं है, अभी देखो 2 हाइड्रोजन है, सर यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, हाँ ठीक है सर, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, संतुलित नहीं है। संतुलन का मतलब होता है जिस तरफ इस तरफ जितना उस तरफ उतना। एक तराजू देखो, इसमें देखो इधर और इधर, एक तरफ क्या होता है? बटकरा होता है, और एक तरफ सामान होता है। अगर बटकरा और सामान दोनों समान हो गया, दोनों एक बराबर हो गया, मतलब क्या बोलते हैं? अब संतुलन की स्थिति है, अब संतुलन की स्थिति है। मतलब इसको संतुलन करने के लिए इस तरफ जितने जिसके परमाणु हैं इस तरफ भी उतने ही अगर हो जाए, यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। सर क्यों करे संतुलित? क्यों करे संतुलित? क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करना है? पालन करना है। ठीक है, तो हम अगले क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है। ये टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा, मैंने बता रखा, डेफिनेशन फिर से नहीं करवाएंगे, स्टार्ट यहीं से होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, हम रासायनिक समीकरण जो किए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? सर रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ 2 चीजें होगी, मिलेगा, कुछ नया बनेगा, जो चीज मिलाएंगे उसको अभिकारक, जो बना उसे उत्पाद। सर रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दिए, रासायनिक समीकरण कहलाया। सर रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं, 4 नियम मैंने बता दिए। उसके बाद क्या हुआ? सर रासायनिक समीकरण को संतुलन क्या होता है? सर संतुलन जितना चीज मिला है उतना चीज बना। ठीक है, जितना परमाणु मिला है उतना परमाणु हमको मिल जाए, वही है संतुलन, वही है। सर क्यों करते हैं? क्योंकि एक नियम है दुनिया का, एक नियम है, ये नियम हर हमेशा हर जगह काम आता है, हर जगह काम करता है। दुनिया का सार्वभौमिक मतलब ऐसा नियम जो हर जगह काम करे, तो ये भी सार्वभौमिक नियम है, हर जगह द्रव्यमान संरक्षण नियम काम करता है। मतलब जितना द्रव्यमान तुम मिलाओगे उतना द्रव्यमान ही मिलेगा। तो आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि इसको संतुलन क्यों करना है, अभी तो बता ही दिए, आगे क्लास में लिख भी देंगे कि संतुलन क्यों करना है, कैसे करना है। मेन बात यही होता है संतुलित हम कैसे करें। अणु परमाणु के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, ताकि पता चले कि ये कौन सा अणु है, कौन सा परमाणु है, मतलब कौन सा एटम और कौन सा मॉलिक्यूल्स है। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।